हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 की जो लेटेस्ट एडिशन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिसमें आज हम लोग क्लास करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, और जिसमें हमारी ये लगभग लेक्चर नंबर 23 चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे मिट्टियाँ, और मिट्टियों में भी हम काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो आरओ एआरओ की एग्जाम डेट आ चुकी है लगभग 11 फरवरी को है। और फिर यूपी पीसीएस आपका जो प्री होगा 2024 का, जो कि 24 मार्च को ही आयोजित होने की डेट आई हुई है। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, करंट अफेयर्स की क्लास की अपडेट, साथ ही साथ अदर क्लासेस की अपडेट्स वहां पे मिलती रहती है। और डिस्कशन ग्रुप में मैं आपसे डायरेक्टली बात कर पाता हूँ, आपकी क्वेरीज को सुन पाता हूँ, और उस पर जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप जो है कि मैसेज करके, क्वेरी करके वहां से आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले काली मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो काली मिट्टी क्या होती है, किसे कहते हैं? तो एक छोटा सा अगर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ दक्षिण भारत के कुछ इस तरीके से इमेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दक्कन का पठार वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग दक्कन के पठार के रूप में जानते हैं। और ये जो दक्कन का पठार होता है यही ब्लैक सॉइल से भरपूर होता है। इट मीन्स काली मृदा का एरिया कहलाता है। और इस ब्लैक सॉइल के जो दक्कन के पठार में एक क्षेत्र आता है, थोड़ा सा गुजरात आएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा, यहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया भी आ जाता है। तो लगभग 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जो काली मृदा के क्षेत्र में आते हैं। तो इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी, या कपासी मिट्टी भी, या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, या ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहते हैं। तो ध्यान देना, चेरनोजेम जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रेगुर मृदा आपने पढ़ा है, काली मिट्टी पढ़ा है, कपासी मृदा पढ़ा है, ब्लैक अर्थ पढ़ा है, लेकिन चेरनोजेम को प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए ट्रॉपिकल चेरनोजेम की बात की जाएगी तो काली मिट्टी के बारे में बात करता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्टिक लावा के अपक्षयन और अपर्दन से हुआ है। क्योंकि जो दक्षिण भारत का दोस्तों हिस्सा है ये वाला, ये आपका बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है, पश्चिमी घाट का पूरा। और इसी में इस काली मिट्टी का निर्माण भी इसी बेसाल्टिक लावे से ही हुआ है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। मैंने बताया ना, इन्हीं सब राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है, जो कि पूरे भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, क्षेत्रफल है, उसकी लगभग 16.5% भाग पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा मिलेगा, चूना मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, पोटास मिलेगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता मिलेगी। परंतु हमारे भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी और जैविक पदार्थ की कमी होगी, जिसको हम लोग ह्यूमस भी कह देते हैं। तो जो जैविक पदार्थ होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सामान्यतः भारत की सभी प्रकार की मृदा, चाहे वो बलुई मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मृदा में इनकी सामान्यतः कमी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, इस मिट्टी का जो रंग है काला, वो किसकी वजह से होता है? तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, थोड़ा बहुत ह्यूमस भी होता है, इनकी उपस्थिति के कारण ही इसका जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, अर्थात हल्का काला दिखता है। अब भारत में इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आप देखोगे गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तेलंगाना में, और ये आंध्र प्रदेश के रीजन में। तो इन रीजन में यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और आगे देख लेते हैं, तो काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। इट मीन्स कि क्या होता है, जल को सोखने की क्षमता बहुत होती है इसमें, मतलब कि जल को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और यह भीगने पर
ठोस हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि मिट्टी बहुत आपस में चिपक रही है। और जब ये सूखने लगती है, इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी नमी जब समाप्त हो जाती है तो ये आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, यानी मृदा में एक तरीके से दरार बन जाती है और ऐसा लगता है कि किसी किसान ने अपने हल के द्वारा जो है कि इसको जोत दिया है, अर्थात कि मिट्टी को जो है कि खोदा है। और इसी को सेल्फ प्लोइंग मृदा भी कहते हैं, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। अगर हम बात करें क्रेप्स के अनुसार, क्रेप्स महोदय के अनुसार कि रेगुर एक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आगे, कि रेगुर एक परिपक्व मृदा है, मतलब मृदा के निर्माण में ये पूरी तरीके से इसका निर्माण हो चुका है और जिसमें विशिष्ट रूप से उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में आपको पता है कि वर्षा सामान्यतः अधिक होती है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए किसी भी मृदा के निर्माण में वर्षा की सबसे अधिक भूमिका होती है। और इसे मैंने पिछले 3-4 लेक्चर पहले पूरी डिटेल से डिस्कस किया था वर्षा वाले चैप्टर में, जिसमें हमने शीतकालीन वर्षा पढ़ी थी, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा पढ़ी थी, लौटते हुए मानसून की वर्षा पढ़ी। तो मृदा का निर्माण करने में वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पे उच्चावच की स्थिति की बात करेंगे तो पठारी क्षेत्र है, तो जगह जगह यहाँ पे ऊंचे पठार, ऊंचे पर्वत जैसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहां पर इसकी मृदा का निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो ये बात आपने समझ ली। और अब चलते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को करेंगे अब हम, जहाँ पे और भी बेसिक जानकारियां हम कलेक्ट कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से क्वेरी करके अपनी पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसकी ही क्या, बल्कि सभी पीडीएफ आप ले सकते हैं घटना चक्र के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये तो बेसाल्टिक लावा से नहीं हुई है, बल्कि ये किससे हुई है? नदियों द्वारा लाए गए गाद से होती है। नदियों के गाद से जब हम इसको पढ़ेंगे जलोढ़क मिट्टी को, तो इसे हम कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ये सामान्यतः अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, लीचिंग की यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। और रेगुर मृदा की बात करेंगे तो ये हमारे बेसाल्टिक लावा से निर्मित होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कि रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है और इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। मुख्यतः यहाँ पाई जाती है, हालांकि थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यूपीएससी 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो किसके अपक्षय से हुई है? तो विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान। ध्यान देना है, ग्रेनाइट और सिस्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है वो शांत दरार प्रकार नहीं बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया से बनता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, जिसको हम लोग बेसाल्टिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, रेगुर किसका नाम है? तो भाई रेगुर एक मिट्टी का नाम है और जिसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी के साथ साथ इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय चेरनोजेम, और उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? तो ट्रॉपिकल कहते हैं, तो इसके नाम से जानते हैं। और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात आदि राज्यों में देखने को मिलता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा होती है, अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो कपास की खेती होती है वो सबसे अधिक कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, क्योंकि यहाँ पे मृदा के साथ साथ दोस्तों मौसम भी अनुकूल देखने को मिलता है। इस वजह से गुजरात में ज्यादा कपास की खेती होती है, जबकि मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, काली मृदा या काली कपासी मृदा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अब यहाँ पर इसके अन्य नाम की बात की जा रही है, जैसे बांगड़, भूर, खादर, रेगुर। और ये देखेंगे आप आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि इसको किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ये बांगड़ भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसको बांगर भी लिखा जाता है। बांगर और खादर हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही, तो आप इसको देख सकते हो पुरानी क्लासेस में, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। बिल्कुल, दक्कन के ट्रैप की जो रेगड़ मिट्टियां हैं या रेगुर मृदा, ये काली होती हैं, ये बात सही है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ह्यूमस कह दें या जीवाश्म, सामान्यतः इनकी कमी देखने को मिलती है, ये प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। अब यहां देखोगे कि क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो इसमें लोहा मिलेगा, चूना मिलेगा, कैल्शियम होगा, पोटास होगा, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता मिलेगी, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों जैसे ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास के लिए या कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त रहेगी? तो सही बात है, रेगुर मृदा ही सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा दोस्तों सामान्यतः जम्मू कश्मीर में स्थानीय मृदा का नाम है और जो कि आपके केसर की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है ये कि केसर की खेती के लिए फेमस है। अगर हम देखते हैं कि करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव, करेवा जाफरान जिसे हम देसी केसर भी कहते हैं, इसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? बिल्कुल सही बात है। उसमें जैव तत्व या ह्यूमस या जैविक अंश प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये गलत है। तो इस आधार पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत दिया हुआ है। हमने इस चीज को पूरा पढ़ लिया है। अगर हम दोबारा रिपीट करें तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, यानी कि जल को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये नमी और चिपचिपी होती है। लेकिन जब ये सूखने लगती है तो ये स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में दिखने लगती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और इस मिट्टी का रंग गहरा काला से लेकर हल्का काला और चेस्टनट की तरह भी होती है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ या जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है? बिल्कुल सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव प्रचुर मात्रा में पाते हैं, तो ये भी गलत है। अभी हमने पढ़ा कि उसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, तो केवल पहला ऑप्शन ही सही है। इट मीन्स यहाँ पर ए तो सही है परंतु आर गलत है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कपास की काली मृदा को स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, मालवा पठार में। किसमें पाई जाती हैं? मालवा पठार में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें लाल मिट्टियों की, तो पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको हम लावा का पठार भी कह सकते हैं या लावा मिट्टियां भी कह सकते हैं। और कौन सा लावा? तो बेसाल्टिक लावा। अब इसी का रिपीट प्रश्न है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो यहां पर आप देखोगे ब्लैक सॉइल की बात की जा रही है। इट मीन्स ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, यानी कि अगर उसमें बारिश का पानी आ चुका है या किसी वजह से वहां पर पानी पहुंच गया है तो वो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, उसमें पानी की कमी महसूस नहीं होती है, तो इस मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। लेकिन जब यह सूखती है तो इसे हम सेल्फ प्लो कह देते हैं। इट मीन्स कि स्वतः जुताई की मृदा कहते हैं। और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ ही लिया है ऊपर। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी पर पाई जाएगी, जो स्पेशली आपके दक्कन के पठार का ही एक विस्तार है, वहीं पर ये देखने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है। क्रेप्स महोदय ने कह रखा है कि एक परिपक्व मृदा हो चुकी है। फिर आगे देखते हैं, काली मिट्टी
कि जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो उच्च होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही बात गलत है, बल्कि ये दक्षिण भारत में दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे आप कि पीसीएस 2018 में लेटेस्ट इस तरीके से आपके नॉलेज को कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, या अगला टॉपिक हमारा होगा काली मिट्टी के बाद लैटेराइट मिट्टी। हम इसमें कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि जितनी अधिक से अधिक प्रकार की मिट्टियां हम आज के लेक्चर में कवर कर लें, ताकि आपका जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग पीसीएस के लिए भी पूरी फुल स्ट्रेटेजी के साथ शुरू करेंगे उसके लिए भी। तो लैटेराइट मिट्टी की बात करें, लैटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन द्वारा किया गया था। इसका लैटिन भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। सूखने पर काफी मजबूत और ढेलेदार हो जाती है, जबकि यह मिट्टी भीगने पर कैसी होती है, बहुत ही मुलायम हो जाती है, मक्खन की तरह। और जो ईंटें बनती हैं दोस्तों, उसमें भी सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जब गीली रहती है, चिपचिपी रहती है, तो बहुत मुलायम होती है, जिससे उसको ईंट का डिजाइन दिया जाता है, और पकने के बाद, सूखने के बाद वो बहुत मजबूत हो जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां होती हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाला तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी इसमें लीचिंग की जो दर होती है वो बहुत तेजी से होती है, नीचे जाता है। लीचिंग दर का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, पानी के साथ बहकर मृदा में नीचे की परतों में चले जाते हैं। अगर हम भारत में लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र देखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी देखने को मिलेगी। ये दंडकारण्य का थोड़ा सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में। और लेकिन अगर आप पश्चिमी घाट के पूरे रीजन में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है, और जिससे यहाँ पे लीचिंग की प्रॉब्लम सबसे अधिक देखने को मिलती है, जिसमें बारिश के साथ पोषक तत्व नीचे की ओर चले जाते हैं। और वहीं अंडमान निकोबार में भी ये मिट्टी देखने को मिलेगी आपको। तो अब जरा देख लेते हैं इसके बारे में कि लैटेराइट मिट्टियां आर्द्र प्रदेशों का मतलब होता है नमी युक्त प्रदेश। और नमी युक्त प्रदेश कौन से होते हैं, सामान्यतः तटों के किनारे, जहां पर क्या होता है दोस्तों, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इसकी अपक्षालित मिट्टियां होती हैं, जिनकी उर्वरता कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि वर्षा की वजह से सारे पोषक तत्व तो नीचे चले गए, लीचिंग जिसे हम लोग कहते हैं, तो उर्वरता यहाँ पे इसकी कम हो जाती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। किसकी ऑक्साइड होते हैं, Fe, यानी कि लौह होते हैं, और Al एल्यूमिनियम होते हैं। इसी की वजह से इसका रंग भी जो है कि लाल होता है थोड़ा। तो इसमें लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल और पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व अर्थात ह्यूमस की कमी मिलती है। तो मैंने तो आपको बताया कि भारत में अधिकांशतः मिट्टी ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पश्चिमी घाट देख लो, पूर्वोत्तर भारत देख लो, केरल का देख लो, पूर्वी तमिलनाडु का क्षेत्र देख लो, यहाँ पर मुख्य रूप से वर्षा देखने को मिलती है, और ये वर्षा के क्षेत्रों में डेवलप होने वाली मृदा कहलाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है कि इसका जो विस्तार है 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, जो कि मालाबार तटीय प्रदेश में, और इसके बाद महाराष्ट्र में इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि दोनों ही आपके वेस्टर्न घाट पर स्थित हैं। लैटेराइट मिट्टियां के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। क्या होता है, इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की जो मिट्टियां होती हैं वो अधिक अम्लीय होती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो लीचिंग की क्रिया की वजह से नीचे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी की अंदर की परतों में, और ऊपर क्या बच जाता है, केवल अम्ल या नमक। इसलिए मिट्टी की जो ऊपर की परतें होती हैं ये सामान्यतः कैसी होती दोस्तों, अम्लीय होती है।
तो शुरू करें अब हम इसके प्रश्नों को करना। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है प्रश्न का, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल, क्योंकि इनमें लौह ऑक्साइड होता है और जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, तो नहीं, मैंने पहले ही बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब सामान्यतः हमारे यहाँ नहीं मिलती है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि इनका विकास मुख्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, जबकि यूपी और राजस्थान में बहुत अच्छी वर्षा नहीं होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका तथा काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में काजू और टैपियोका की अच्छी खेती होती है। तो 1 और 4 यही 2 स्टेटमेंट केवल सही हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 और 4 इज करेक्ट। आईएएस प्रीलिम्स 2013 का ये प्रश्न है। अब चलते हैं इसके बारे में पूरी और जानकारी को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है, सामान्यतः लौह तथा एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। मृदा का सर्वाधिक विकास आपको केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। प्रायः इनकी कम उर्वरता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोषक तत्व लीचिंग प्रक्रिया से नीचे चली जाती हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका, काजू आदि की कृषि की जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए? उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संबंध में सत्य है? तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा उसकी वजह से लो प्रेशर बनेगा और उसकी वजह से आपकी जो वर्षा है वो अच्छी होगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन लैटेराइट मृदा में जैविक समृद्धि यानी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है। तो देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तो हम बाद में देखेंगे, पहले ही हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि यहाँ पर ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो केवल कौन सा सही हुआ? पहला सही हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 2021 का प्रश्न ये कि केवल पहला कथन ही सत्य है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लैटेराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है और यह केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। यानी पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। वहीं अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लैटेराइट प्रकार की है। तो आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश की जो अधिकांश मृदा है वो आपकी मखरला नहीं होती है, बल्कि अभी हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल में इसका नाम आता है। किस में आता है? ब्लैक सॉइल में। जबकि हाँ, तमिलनाडु की अगर हम बात करते या केरल की बात करते या महाराष्ट्र की बात करते तो वहां पे लैटेराइट मिट्टी मिलती है, न कि आंध्र प्रदेश में। तो इसका क्या सही होगा? पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इट मीन्स सी ऑप्शन होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। अब यहां पर आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल का जो शुद्ध रोपित क्षेत्र है वो लगभग 60% था प्रश्नकाल में, जबकि आंध्र प्रदेश का 40% था। तो इस हिसाब से तो सही है। लेकिन लैटेराइट मृदा की बात करेंगे तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन अर्थात लीचिंग से निर्मित होती है और यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में और ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में जो है अधिकांश भाग पर लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हालांकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे मिलेगी? तो महाराष्ट्र बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्षेत्र कौन सा होगा? तो मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मालाबार के तट पे आपको केरल भी देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र भी देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है?
तो कौन सा सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां, ये तो सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती है, यह भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, यह भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये बात गलत है। तो डी ऑप्शन हो गया कि यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे न तो नाइट्रोजन मिलता है, ना फास्फोरिक अम्ल मिलता है, न ही कार्बनिक तत्व यानी कि जो ह्यूमस होते हैं वो भी नहीं मिलते, लेकिन साथ ही साथ इसमें पोटास और चूने की मात्रा भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है, यानी कि लोहे की अधिकता होती है और उर्वर नहीं होती है। तो अभी हमने पढ़ा लैटराइट मृदा के बारे में हमने पढ़ा है, तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आ रहा है दोमट या जलोढ़ मिट्टी, तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे, दोमट या जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मृदा के चैप्टर में जितने भी प्रकार की मिट्टियां हैं हम उसे पूरा डिस्कस कर लें आज की ही क्लास में। तो यहाँ आप देखेंगे कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कछारी मृदा भी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने बताया है कि जलोढ़ मृदाएं जो हैं भारत के 33.5% लगभग 33.5% भाग पर लगभग बिखरी हुई है 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रमुख नदी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे पंजाब से लेके असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी फैली हुई है। यानी पूरे भारत में आप देखोगे पंजाब से असम तक का मतलब सिंधु हो गया, सतलज हो गया, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो प्रमुख नदी तंत्र है। फिर मध्य भारत में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन प्रमुख नदी क्षेत्रों में यहाँ पर जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर यानी हल्का ब्राउनिश कलर का होता है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो रेतीले से होते हुए गाढ़ी दोमट के बीच में पाया जाता है। यानी कि इसमें रेत भी पाया जाता है, बालू भी, और हल्का मतलब गाढ़ापन भी इसमें होता है। दोमट मिट्टी में आप देखोगे कि पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। अब यहाँ पर एक ऐसी मृदा है जिसमें अगर आप देखोगे कि पोटास भी है, फास्फोरिक अम्ल भी है, चूना भी है, जैव पदार्थ भी है, लेकिन फिर वही बात है कि नाइट्रोजन यहाँ पे भी नहीं है, और ह्यूमस, हालांकि कभी कभी जैव पदार्थों को ह्यूमस वर्ड यूज कर लिया जाता है, लेकिन इस मृदा में दोनों अलग अलग करके किया गया है कि ह्यूमस तो नहीं है लेकिन जैव पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे फलीदार की, तो जो फलीदार फसल होती है दोस्तों, अगर हम बात करें फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। यानी दोमट मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी कह दें या हम कछारी मिट्टी कह दें, अगर इसमें हम फलीदार फसलों की खेती करते हैं, जैसे आपके राजमा की खेती हो गई, मटर की खेती हो गई, लोबिया की खेती हो गई, तो इससे मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तेजी से होता है और फसलों को नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रेट के फॉर्म में हो जाती है। और ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्व उपयुक्त होती हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% तो बालू मिलती है, 40% मृतिका यानी कि क्ले मिलती है, और 20% के आसपास जो है कि गाद वगैरह देखने को मिलती है, और टोटल को अगर आप जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। और बात करें अगर हम बलुई दोमट मिट्टी की, कि जिसमें बालू की मात्रा अगर अधिक है, जिस दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है, तो आप देखोगे कि उनकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने आसपास नदियों को देखा होगा और नदियों में जब कभी गए होगे तो आपने अगर अपने हाथों में बालू रखा होगा तो बालू में छेद इतने बड़े बड़े होते हैं, छिद्र, कि उससे छनकर पानी नीचे निकल जाता है, वो रोक नहीं पाता पानी, क्योंकि इसमें रवे जो होते हैं बालू के कण वो काफी बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। आप देखिए भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, ये पंजाब, यहाँ पे हिमाचल, यहाँ हरियाणा, यहाँ दिल्ली, यूपी, राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, यहाँ थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि एमपी का भी हिस्सा आ जाएगा नर्मदा वगैरह में, और ये पूरा का पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। और फिर आप यहाँ पर देखिए जहाँ नदियों का विस्तार है तट के समीप, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट, जहाँ जहाँ पे नदियों का विस्तार है वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी भी दो उपवर्गों में विभाजित होती है, एक होती है नवीन जलोढ़
जिसे हम लोग खादर कहते हैं, एक होती है प्राचीन जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं। तो इसको भी समझते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि खादर में क्या होती है, सामान्यतः बाढ़ आती रहती है। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है, इसकी वजह से इसमें नवीन परत का जमा होता रहता है और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अधिक होती है और ये सदैव उर्वरक बनी रहती है, उर्वर होती है, उपजाऊ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल इसमें नए नए बाढ़ के पानी की वजह से नए नए इसमें पोषक तत्व, नए नए मिनरल्स वगैरह ये सारी चीजें वहां पे पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इसकी हर साल नई नई परत का जमा होता है और इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है और यहाँ बाढ़ भी आती है। अगर प्राचीन जलोढ़ की बात करें, प्राचीन जलोढ़ या बांगर मृदा की बात करें, तो ये बांगर मिट्टी की स्थिति जो है बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, जहां पर बाढ़ नहीं हो पाती है। और यहाँ की मिट्टी का रंग क्या होता है, गहरा मतलब कि पीला रक्ताब पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ होते हैं और बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है और इसमें उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें अर्थात कि हम क्या कहते हैं, ये मिट्टी जो है कि कम उर्वर होती है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजर वगैरह हम लगातार इसमें डालते रहते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिससे इसकी उर्वरता बढ़ सके। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष जो मिनरल्स और पोषक तत्व मिलने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो बांगर आपका क्या हो गया, जो बाढ़ से मुक्त होता है, यानी जहां पे बाढ़ नहीं आती है। और खादर क्या हो गया आपका, जहां बाढ़ आती है। एक और क्षेत्र होता है, इसमें भाबर भी एक होता है। तो भाबर की बात करेंगे तो जो शिवालिक है दोस्तों, जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय और इसके बाद आपको मिलेगा वृहद हिमालय, फिर इसके बाद आपको मिलेगा लघु हिमालय और इसके बाद मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के जो नीचे का एरिया होता है, इसी को हम कहते हैं गिरिपदी क्षेत्र में जलोढ़ पंख होते हैं और जो मिट्टी स्थूल गुटिका युक्त होती है इसे भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को हम तराई भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता तो होती है, परंतु फास्फोरस की या फास्फेट की कमी पाई जाती है। और यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ या राह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलोढ़क मिट्टी के बारे में आपने जाना और अब हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही कथन है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लगभग 35.5% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। तो ये भी गलत, क्योंकि हमने पढ़ा नाइट्रोजन और ह्यूमस ये दोनों तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन फास्फोरिक एसिड नहीं है। और यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जानी जाती है और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है। तो सी तो सही है दोस्तों, उपजाऊ होती है। अगर हम खादर मिट्टी की बात करेंगे तो ये उपजाऊ होती है। अगर बांगर की बात करेंगे तो इसमें अगर हम थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर या केमिकल्स डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि होती है। इसीलिए हम देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में धान मतलब चावल और गेहूं की खेती और गन्ने की खेती सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ये पूरी चीज हो गई जो हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका आरओ प्रीलिम्स 2014 का, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़। क्यों होगा? क्योंकि ये नदियों के कछारी मृदा के द्वारा लाई गई है और इसमें खनिज संपन्नता होती है। क्या होती है? खनिज की संपन्नता। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है कि नदियों द्वारा निर्मित होती है, जबकि लेटराइट मिट्टी कहाँ होती है दोस्तों? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेकिन इसमें क्या होती है, उर्वरक जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लीचिंग प्रोसेस से ये सारे के सारे इसके पोषक तत्व मिट्टी के निचले भाग में चले जाते हैं। और काली मिट्टी बेसाल्टिक चट्टान से बनती है, यानी बेसाल्टिक लावा से। तो यहाँ पे जो नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। और इसको वही रिपीट है जो कि नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं, जो कि बाढ़ का क्षेत्र होता है, और प्राचीन जलोढ़ बांगर कहते हैं, जो कि बाढ़ से दूर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है दोस्तों? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आपकी नदियों द्वारा निर्मित होती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। तो भाई आप देखोगे इसको कछारी मृदा कहते हैं, और मैं शुरू से बता रहा हूं, और ये लगभग 33.5% भाग पे स्थित है भारत के, जो कि 11 लाख
कितना 11 लाख वर्ग किलोमीटर की रेंज कवर करता है। तो सबसे अधिक विस्तार इस पर है इसका, जिसमें आप देखोगे कि पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी ये फैली हुई है। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वही बात हो जाएगी कि जलोढ़ मिट्टी, जो कि लगभग 33.5% क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी। अब पुरानी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आएगी नहीं आएगी, बाढ़ रहित तो इसको हम क्या कहेंगे, बांगर है। अगर बाढ़ के साथ पूछता तो खादर होता। तो यहाँ पे देखिए पुरानी वर्ड यूज किया है, तो ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो किसकी जल धारण क्षमता कब सबसे कम होगी, बलुई दोमट की। दोमट बालू नहीं, बलुई दोमट, क्योंकि इसके बालू के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी रस के नीचे निकल जाता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा अगला प्रश्न है और यही हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी रहेगा कि दुम्मटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो इसमें आप देखोगे बालू का कण भी होता है, पांसु कण भी होता है, चिकना कण भी होता है। इट मीन्स हो गया कि 40% तो ये होता है, 20% ये होता है और 40% ये होता है। तो टोटल को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 100%। और यही होते हैं सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। और अब हम मिट्टी का जो विविध चैप्टर है इसको दोस्तों हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। और अब इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।